बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में एक तो इमरान खान साहब के जेल ट्रायल के हवाले से जो अपडेट है वो आपको देंगे। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी शहर बानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की है अपने वालिद से मुलाकात के बाद। उसमें उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है जज ट्रायल कोर्ट अबुल हुस्नात जुल्करनैन से, वो आपसे शेयर करेंगे और रिक्वेस्ट किस हद तक करने का फ़ायदा है वो भी आपको बताऊंगा। और तीसरा, शो कॉज नोटिस के हवाले से बात करूंगा जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को इशू किया था कि ये आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, इनका जवाब दें। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और दो और जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि ये तीनों लोग जानिबदार हैं और ये मेरे केस में इंसाफ नहीं कर सकेंगे, तो इनको अलहदा हो जाना चाहिए। ये जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी जो कि सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है अपने ही फेलो जजेस के ख़िलाफ़। और इसकी बहुत सारी डायमेंशंस अब निकलती हैं और क्यों उन्होंने ये कहा है ये भी आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के ट्रायल की। खान साहब का ट्रायल का जहाँ तक ताल्लुक है, आज उसके अंदर प्रोसीडिंग इस वजह से नहीं हो सकी है क्योंकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं वो आज पेश नहीं हुए। उनकी कुछ मसरूफियात थी तो उन्होंने एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की, तो अदालत ने वो दरख्वास्त कबूल करते हुए उसको समात को एडजर्न कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पे सरकारी गवाहान को पेश किया गया था और उनके बयान भी कलमबंद किए गए थे और जरा भी हुई थी। हुकूमत की तो कोशिश ये है कि तेज़ रफ्तारी से इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाए और कंक्लूड किया जाए। और अगर आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला अवेलेबल होते तो ऐन मुमकिन है कि आज भी मज़ीद प्रोसीडिंग आगे चलती, लेकिन वो तो नहीं हो सकी। बहरहाल, लेकिन जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली, शहर बानो कुरैशी साहिबा, उनकी बेटी, उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया और उनकी दूसरी बेटी जो हैं, ये तीनों ख़वातीन की मुलाकात आज शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। अब वो जो गुफ्तगू की है शहर बानो कुरैशी साहिबा ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुलाकात की इजाज़त दी है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने फिर जज साहब का शुक्रिया अदा किया जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जज साहब चाहते हैं कि इस मामले में शफाफियत हो, लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मुलाकात की इजाज़त दी है। लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट और की है जज साहब से और हमें उम्मीद है और यकीन है कि जज साहब उस रिक्वेस्ट पर भी उसको भी अलाउ करेंगे। और वो रिक्वेस्ट उन्होंने कहा कि हमने ये की है कि मीडिया को भी इजाज़त दी जाए, मीडिया को भी ट्रायल कवर करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब जिस जगह पे ट्रायल हो रहा है वो एक खुला हॉल है और उसमें काफ़ी जगह है। पहले जो कमरा अदालत था वो बड़ा तंग था, अब खुला हॉल है, वहाँ पे जगह भी काफ़ी है, तो वहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी का मीडिया आराम से अकोमोडेट हो सकता है। तो मीडिया को भी इजाज़त दी जाए क्योंकि जज साहब चाहते हैं कि ट्रायल शफाफ हो, इसी वजह से उन्होंने हमें इजाज़त दी है और इसी वजह से हमें उम्मीद है कि वो मीडिया को इजाज़त देंगे ताकि ट्रायल शफाफ हो सके और उसकी शफाफियत के ऊपर सवाल ना उठे। तो इसका जवाब ये है कि मेरी बहन शहर बानो कुरैशी साहिबा जो हैं, क्योंकि सर्टनली उनके तो वालिद साहब जेल में हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, घर वाले एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं, एक कैफियत है जो उनके ज़हनों पर सर्टनली तारी है। और मैंने आखिरी एक वीलॉग में आपको रिपोर्ट भी किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब अपने बच्चों से मिले थे, बेटे से बेटी से, तो आबदीदा भी हुए थे और ये कहकर आबदीदा हुए थे कि हमें गद्दारों में शुमार किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि इल्ज़ाम ये हमारे ऊपर लगा दिया। तो सर्टनली वो इमोशंस आर हाई, बट ये जो आज इजाज़त दी गई है ना उनकी फैमिली को मिलने की, मैं नहीं समझता कि जज साहब ने बड़ा कोई कारनामा मारा है जिसके लिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। सर्टनली जिसका प्यारा अंदर है जेल में और वो मिलना चाहता है, उसको तो उसकी एक झलक नज़र आ गई और मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, तो वो तो शुक्रगुजार ही होगा। लेकिन मैं उस पोजीशन में, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंसाफ के तकाज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शुक्रगुजारी की बात नहीं है कि जैसे जज साहब ने कोई आउट ऑफ द वे जाके उनको कोई फेवर दिया, ये तो बुनियादी हक है ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का बल्कि दोनों के घर वालों का। और ना सिर्फ इन लोगों का ये बुनियादी हक है, ये वकला का,
ये मीडिया का और ये अवामुन नास का हक है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री के ट्रायल जो है उसको सुनने की, देखने की इजाज़त होनी चाहिए। ये राइट टू अ फेयर ट्रायल का तकाजा है और इसमें जज साहब जो है उनके पास चॉइस नहीं होती है, अदालत के पास चॉइस नहीं है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कुछ मामलात की चलो मैं मानता हूं कि हो सकती है, लेकिन उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केस में तो साफ नज़र आ रहा है कि सियासी बुनियादों पे विक्टिमाइजेशन की गर्ज से ये प्रोसीडिंग आगे चलाया जा रहा है। और क्योंकि इसके ऊपर सवाल ना उठें, क्योंकि इसके ऊपर उंगली ना उठें, तो इस वजह से इसको इन कैमरा आगे प्रोसीड किया जा रहा है। और जो केसेस पहले से बन चुके हुए हैं और जो भी पस मंजर है वो सारों को पता है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर इस केस में इन कैमरा ट्रायल होता है, प्रोसीडिंग होती है, तो वो अंधे को भी नजर आता है कि वो इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। तो ये डिमांड करना जज साहब से कि जी आप हमें ट्रायल अटेंड करने दें घर वालों को, और फिर 1 तारीख पे, और ये भी अभी कोई पता नहीं कि अगली तारीख पे वो दोबारा इजाजत दें या ना दें। अभी इस तारीख पे क्योंकि कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई है, एडजर्न होना था, वकला अवेलेबल ही नहीं थे, तो अभी तो इजाजत दे दी, घर वाले कमरा अदालत तक चले गए और शाह महमूद कुरैशी से मिल भी लिया। अगली पे इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट विद सर्टेनिटी। हो सकता है कि ना मिले, हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन बात यह है कि ये इजाज़त मिलना कोई कारनामा नहीं है जज साहब का। ये तो बुनियादी हक है शाह महमूद कुरैशी की फैमिली का, शाह महमूद कुरैशी का, उनके वकला का, मीडिया का और अवामुन नास में से किसी भी शहरी का कि अगर वो ट्रायल अटेंड करना चाहता है, देखना चाहता है इमरान खान ने क्या गद्दारी किया है, शाह महमूद कुरैशी ने क्या गद्दारी किया है, तो वो जाके ओपन कोर्ट में उन प्रोसीडिंग्स को सुने और देखे। और यही इंसाफ का तकाजा होता है और यही कानून की और आइन की मंशा है। तो एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि जो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमने जो जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो मीडिया को इजाज़त दें तो वो इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर से कोई फैसला देंगे, तो वो नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बहन वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जज साहब इसके ऊपर अपना माइंड ऑलरेडी डिस्क्लोज करके फैसला दे चुके हैं। उस फैसले को ऑलरेडी आपके वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर एक फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक अनोखा फैसला वो उसके ऊपर दे चुके हैं कि जी ये ट्रायल जो है सीक्रेट ही होना चाहिए। उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो चुकी है। उस इंट्रा कोर्ट अपील में बहस होके फैसला सपोज कि महफूज है, और जब ये फैसला आएगा मिसाल के तौर पे अगर तो अलाउ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अब जबकि ये जो जज अबुल हुसनैन जुल्करनैन साहब हैं मेरी बहन, इनके जो बॉस हैं उनका नाम है चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये इनके बॉस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं ये जज अबुल हुसनैन जुल्करनैन साहब। तो जब उनके बॉस ने फैसला सुना दिया है कि ओपन ट्रायल नहीं हो सकता, मीडिया को इजाजत नहीं मिलेगी, तो जज अबुल हुसनैन जुल्करनैन साहब की क्या मजाल है कि वो इसके ऊपर अब फैसला दे दें कि जी इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद आमिर फारूक, आई हेयर बाय allow in relaxation of that order that media be allowed to attend the hearings of the cipher trial. No, it is not possible for him. He is not going to do that because कर ही नहीं सकते। क्या अब मैं इसके आगे बोलूँ, ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी, ये चीज़ें बड़ी मतलब के मैटर करती हैं इस तरह की जॉब में। One of the reasons as I decided early in my career as a lawyer not to become a judge later in my career as a lawyer was that I don't want to do a job. मैं नौकरी नहीं करना चाहता था इस तरह कि जिसमें हाथ बंधे हों और चीज़ें हों। मतलब जज की पावर भी बड़ी होती है, आई डू अंडरस्टैंड, खास तौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक टाइम पे तो इतनी पावर होती है कि खुदा के अलावा कोई पूछने वाला लगता है कि है ही नहीं। जज की ऐसी पावर भी होती है। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, जो कि ये हैं अबुल हुसनैन जुल्करनैन साहब, तो इनके पास इतने इख्तियारात नहीं है। तो इनसे रिक्वेस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप मीडिया के सामने, आपने उनसे भी रिक्वेस्ट किया, आप मीडिया के सामने भी कह रहे हैं, ये नहीं कर सकते अपने बॉस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और वो फैसला दे चुके हैं। तो ये फ़ायदा कोई नहीं होना। और आज जो गुफ्तगू की है शाम में, लेकिन मुझे सिर्फ देखकर दुख हो रहा था। उनकी वालिदा साथ खड़ी थी और जब वो गुफ्तगू कर रही थी और कह रही थी कि हमेशा रियासती इदारों का दिफा किया मेरे वालिद ने,
और मेरे जो भाई हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस बन चुके हैं और वो अपने केसेस में झगड़ चुके हैं। हम 3 घर की ख़वातीन, मेरी वालदा, मेरी बहन और मैं यहाँ पर मौजूद हैं और हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। तो उनकी वालदा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अफसोसनाक थी और वो यूं इस तरह सर हिला रही थी जैसे अफसोस में इंसान सर हिलाता है। तो वो देख के दुख हुआ मुझे कि सर्टनली शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सी पोस्ट्स एंजॉय की हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब अभी हाल ही में पीटीआई के दौरे हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और मुझे याद आ गया वो टाइम के 6 सितंबर की सेरेमनी थी GHQ में और पीटीआई का दौर था और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आरिफ अलवी ही सदर थे और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे। और मीडिया से कुछ लोगों को भी इनविटेशन गया जिसमें मुझे भी इनविटेशन आया। तो मैं अटेंड करने के लिए 6 सितंबर डिफेंस डे की सेरेमनी GHQ में गया। तो मुझे अब वो सीन याद आ रहा है कि हम मीडिया वालों को 2nd रो में बिठा दिया गया, 3rd रो में, और हमारे आगे मिनिस्टर्स की रोज़ थी। और उसमें पहले वो फवाद चौधरी साहब अपनी अहलिया के साथ आए और कुछ फ़ौजी अफसरान ने उनको एस्कॉर्ट किया और कुर्सी तक बिठाया। उसके बाद फ़ारूक हबीब मुझे याद आए। उसके बाद शाह साहब आए तो शाह साहब की अहलिया भी साथ थी और शाह साहब बड़े अच्छे मूड में मुस्कुरा के गुफ्तगू कर रहे थे अपने कुलीग से भी और सहाफ़ियों से भी उस टाइम पे। तो मुझे वो टाइम याद आया कि वो आई स्टिल रिमेंबर दैट प्रोटोकॉल दैट आई सॉ कि जो मिल रहा था उस टाइम पे मिनिस्टर्स को, जो उस वक्त के मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। तो वो एक मुकाम और वो प्रोटोकॉल और वो इज़्ज़त देना किसी को, और उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन साइफ़र के FIR में गद्दार या कौमी सलामती से खिलवाड़ करने वाले मुलजिम के तौर पे जकड़ लेना, कैद कर लेना और फिर खुसूसी अदालत में साइफ़र ट्रायल में पेश करना और उसमें इल्ज़ाम ही बुनियादी तौर पे ये होना कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान हुआ है। तो आई नो कि ये बहुत दोनों मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं और जिसने वो देखा हुआ है वो इस मुकाम पे उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं ना, अक्सर बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि ऊपर से जो गिरता है उसको सही तकलीफ़ होती है। मतलब कि जिसने कभी अरूज ना देखा हो उसको शायद इतनी तकलीफ़ नहीं होती है बहुत मुश्किल हालात में, लेकिन जो अरूज से जवाल में नीचे आता है, ये एक अलग बहस है कि शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान का जवाल है भी या नहीं है। वो उनके फॉलोअर्स की नज़र में तो कोई जवाल नहीं है, उनकी नज़र में तो ये कुर्बानी है जो वो दे रहे हैं दोनों और मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल अपेरेंटली हालात तो मुश्किल है ना, और ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन के लिए मुश्किल है, जिसका इज़हार शहरबानो कुरैशी ने किया भी। तो वो घर वालों ने उनकी मुझे मिसेस याद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका मुस्कुराना, हंसना, वो और अभी उनकी वो एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन जब उनकी बेटी गुफ्तगू, तो बहुत फ़र्क है और वो नज़र आ रहा था। वो दोनों सिचुएशंस में जितना फ़र्क है उसी तरह ज़ाहिरी बात है इंसान के बॉडी लैंग्वेज में और उसके ज़हनी कैफियत में फ़र्क होता है। तो वो आज नज़र आ रहा था। तो अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जिससे शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली रिक्वेस्ट करके आई हैं, वो कुछ कर नहीं सकते इस हवाले से, ना करेंगे, ना करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। तो एक तो ये हो गया। आगे चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ और वो है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से, कि जिनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया था उन्हीं की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को के जवाब दें, ये आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आगे जाके स्टोरी इसके बड़े संजीदा असरात मुरतब होने वाले हैं पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, जुडिशरी बतौर इदारा उसके ऊपर, और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सियासत के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न और तकसीम आप लोगों ने देखी है, ना सिर्फ अभी बल्कि पिछले दौर में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उसके बहुत असरात आपको पाकिस्तान की सियासत में भी नजर आए और उसके ऊपर बात भी बहुत सारा होती रही है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जब से टेक ओवर किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड very high hopes of Chief Justice Qazi Faiz Issa, but the way things are running right now in the Supreme Court, I'm a little disappointed, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो तो अच्छी भी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अभी फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो फ़ैसला आया या इलेक्शन की डेट के हवाले से फ़ैसला है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अभी भी खामोश है और उसके ऊपर वो फाल नहीं नज़र आती है और उसके ऊपर हमें वो पैशन भी नहीं नज़र आता है।
और वो कुछ मामलात जो डिवीज़न के थे इस टेन्योर से पहले जब पिछले चीफ जस्टिस थे, वही मामलात उस डिवीज़न के कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो केस है, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी एक तगड़े जज हैं। हाई कोर्ट में भी हमने उन्हें जजी करते हुए देखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने उन्हें जजी करते हुए देखा है। हुआ ये कि उनको ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ, जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें 2 जजेस के हवाले से कंप्लेंट्स थी। एक जस्टिस सरदार तारिक साहब के हवाले से, दूसरा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से। अब जो जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, उनके खिलाफ जो कंप्लेंट थी, उसका जो मुद्दई है उसको बुला लिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है या क्या शवाहिद है। लेकिन जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ जो कंप्लेंट थी, उनके मुद्दई को बुलाने या एविडेंस कॉल करने के कि है क्या जिसकी बुनियाद पर तुम मोहतरम जज, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसकी बजाय जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस दे दिया गया और उसमें उनसे जवाब तलब किया गया। अब ये जवाब उन्होंने 10 नवंबर तक की मोहलत उन्हें दी गई थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया और 3 जजों पर उन्होंने एतराज़ उठाया। पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर, दूसरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर और तीसरा जस्टिस नईम अख्तर पर। और उन्होंने कहा है कि ये जो मेंबरान हैं मेरे बारे में जानिबदार हैं। ठीक है, ये गैर जानिबदार नहीं है, ये मेरे बारे में जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर के हवाले से उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक से मुतल्लिका इंक्वायरी कमीशन PDM की हुकूमत ने बनाया था, ये दोनों उसका हिस्सा थे, तो इन्हें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं सुननी चाहिए क्योंकि ये उसका ऑलरेडी हिस्सा था। और तकसीम तो आपको पता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उमर अता बंदयाल साहब के दौर से, और एक वो हमें सुप्रीम कोर्ट में कैंप नजर आता था जो उमर अता बंदयाल साहब का था, और उसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी भी आपको नजर आते थे। और दूसरा वो था जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का था, और उसमें सरदार तारिक मसूद साहब भी आपको नजर आते थे। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि ये 2 जो जज साहबान हैं, काजी फायज़ ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस है और जस्टिस नईम अख्तर, ये तो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन बैठा था उसका हिस्सा थे। और क्योंकि ऑडियो की कोई लीगैलिटी नहीं थी और कोई पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आई है, किसने रिकॉर्ड किया है, जबकि कानून बताता है इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 के अगर ऑडियो सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किसी की भी होनी है, लेट अलोन द फैक्ट कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की होनी, किसी की भी होनी है, तो एक कानून है, उसको एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। और वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके अगले दिन PTA ने भी बयान दिया है कि हमने तो इजाज़त दी नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं ऑडियो टैपिंग, तो फिर कौन कर रहा है। तो जब एक चीज़ जो भी है उसके फोरेंसिक्स होने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज कि वो लीगली ऑब्टेन की गई है। तो जो चीज़ ही इलीगली ऑब्टेन की जाती है उसकी कोई लीगैलिटी नहीं होती है, तो उसके ऊपर कमीशन बना दिया गया। तो उन्होंने कहा कि उस कमीशन के क्योंकि ये दोनों मेंबरान थे तो ये मेरे खिलाफ पहले से जानिबदार हैं, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, मुझे ये भी जानिबदारी का मुजाहरा है। और जो दर्ज रेफरेंस है मेरे खिलाफ, उसके तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड भी उन्होंने मांग लिए हैं कि शवाहिद पेश किए जाए और रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो बुनियादी तौर पे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने बजाय इसके कि वो शो कॉज नोटिस का जवाब देते, इन द फर्स्ट प्लेस द फॉर्मुलेशन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसको शो कॉज नोटिस का जवाब देना था, वो जो जज साहबान जिन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से फैसला सुनाना था, उन्होंने उनकी तश्कील को चैलेंज कर दिया। और याद रखें कि ये जो तश्कील जिसको उन्होंने चैलेंज किया, उसमें एक जज सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन बकौल जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के उस कंप्लेंट में उनको तो शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को दे दिया गया। तो वो ये कहते हैं कि ये एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर उनकी कंप्लेंट के हवाले से एविडेंस कॉल किया गया या मुद्दई को कॉल किया गया, तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से भी यही होना चाहिए था। एक को
कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया और एविडेंस उसके मुद्दई से कॉल कर लिया और दूसरे के मुद्दई को कॉल करने की बजाय शो कॉज नोटिस दे दिया, तो बकौल उनके ये दोहरा मेयार है और सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है जो पहले से नजर आती थी ये उसका ही एक शाखसाना है। मैं ये पढ़ देता हूं एग्जैक्टली जो रिपोर्टिंग इस हवाले से उनके जवाब के हवाले से हुई है। जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर ममलकत को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रूल्स बनाने की इजाजत ही नहीं देता। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक जुडिशल काउंसिल रूल्स को पहले ही गैर आइनी कह चुके। उन्होंने अपने इतराज में कहा कि शो कॉज नोटिस में अपना मौक़िफ़ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह नहीं बताई। शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहस हुई, ना किसी से मालूमात ली गई। जस्टिस सरदार तारिक के केस में काउंसिल ने शिकायत कुनंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। मेरे केस में शिकायत कुनंदा को बुलाया, ना ही मजीद मालूमात फराम करने का कहा गया। जो मौका जस्टिस सरदार तारिक को काउंसिल की जानिब से दिया गया वो मुझे नहीं मिला। जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का यह भी कहना है कि शो कॉज नोटिस में कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। शो कॉज के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं है। ये कहने में हक बजानिब हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है। मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और नामुनासिब है। इनका कहना था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस इरफान सादत की हल्फ बर्दारी तकरीब में सहाफ़ियों से मुलाकात में मेरे बारे में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अपने रेफरेंस से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक एतराज़ पर खुद लग हो गए थे। मेरे खिलाफ तमाम शिकायत फजूल और मफरूज़ों पर मबनी होने की बुनियाद पर मुस्तरद की जाए। तो ये उनका जवाब है जी। उन्होंने इल्ज़ामात का जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर सवाल उठाए और जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं कानूनी तौर पर अगर मैं उसको देखूं एज अ लॉयर तो मेरे हिसाब से बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। और मेरे हिसाब से कि जब आप जज पे ही उंगली उठा दें, और मेरा तो इसके ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड है बड़ी देर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बड़ी देर से चीफ जस्टिस आमिर फारूक के गैर जानिबदारी के हवाले से उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आमिर फारूक साहब ही उन मुकदमात का फैसला सुनाते हैं और वो तमाम फैसले मुतनाज़े हैं। वो तमाम फैसले मुतनाज़े हैं। मेरी नज़र में उनकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो मुतनाज़े फैसले। इसी तरह जो बातें उन्होंने कह दी हैं कि सरदार तारिक मसूद साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑडियो लीक्स कमीशन का हिस्सा थे और मेरे खिलाफ जानिबदार हैं और सरदार तारिक मसूद ऑलरेडी मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं और सरदार तारिक मसूद वो जज हैं जिनके अपने खिलाफ शिकायत मौजूद है, लेकिन उस शिकायत पर उनके खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि उन्हें शो कॉज नोटिस नहीं जा रहा। मतलब उनका ये कहने का है कि क्या इसलिए कि वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कैंप में थे, और क्या इसलिए कि मैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल के कैंप में था, या नजरियाती कानूनी तौर पे दूसरे कैंप से मेरी मुताबिकत थी या इंक्लिनेशन थी, इस वजह से मुझे शो कॉज नोटिस इशू हो गया। तो ये दोहरा मेयार क्यों? ऐसा क्यों है कि सरदार तारिक मसूद साहब को कोई नोटिस नहीं है और मुझे नोटिस है, और उनके मुद्दई को बुलाया जा रहा है कि बताओ तुमने जज साहब के ऊपर सवाल उठाया तो क्या सबूत है तुम्हारे पास, और मेरे मुद्दई को बगैर बुलाए आंखें बंद करके मुझे शो कॉज नोटिस। तो उनका कहने का मकसद ये है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एजाजुल एहसन और सरदार तारिक साहब, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एतराज़ उठाया था तो वो खुद अलहदा हो गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो यहाँ पे मैंने भी एतराज़ उठाया, तो ये जजेस मेरा केस नहीं सुन सकते हैं और मेरे खिलाफ बेबुनियाद हैं, ये शिकायत इनको मुस्तरद किया जाए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एतराज़ात हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो तो सबको ही पता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये जो सियासतदानों के साथ मामलात हैं, ये अगर जजों तक ऐसे ही पहुंच गए ना जी, और जजों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, या हमें अपने इस फेलो ब्रदर जज के ऊपर भरोसा नहीं है लेकिन वो हमारा फैसला कर रहा है तो ये गलत है, तो आप सोचें कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इस निज़ाम कानून इंसाफ की, अदलिया एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क में।
तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि जिसका डिफ्यूज होना जरूरी है एन कानून और आइन और मेरिट्स के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।